हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाशियाकरण से निपटना, और इसका पहला जो पार्ट है उसको हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। दैट मीन्स इसके कीवर्ड और कुछ इसके जो टॉपिक्स थे उनको समझ चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको और बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोगों के अंदर एक मिथ होता है, राइट, कि नहीं एनसीईआरटी सबकी पढ़नी ज़रूरी नहीं होती है, ऐसा वैसा जो भी है। और आप में से अब आपको समझ में आ गया होगा, 4 अक्टूबर का जिन्होंने भी पेपर देखे होंगे उन सबको समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ के गए, क्वेश्चन तो वहाँ से आए ही नहीं। यानी कि आप देखोगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे थे। पॉलिटी के ही इस बार 18 क्वेश्चन आए थे, पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि किसी सेक्टर से आए थे वो है पॉलिटी से, और सीधे के सीधे एनसीईआरटी का एज इट इज डाटा उठा के रख दिया गया वहाँ पे। बिल्कुल एज इट इज, कोई भी अंतर ही नहीं किया गया। एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था, उसमें आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था 1991 में, आपको पता होगा 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था बनाया गया था कि 1991 में जो एलपीजी आया था। ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, लिबरलाइजेशन के बारे में आया हुआ था। अब इसमें जिन्होंने भी क्या किया कि जो क्वेश्चन का आंसर था तो उसमें जो ऑप्शंस थे, ठीक है, बहुत घुमा फिरा के दिया हुआ था, और उसमें 2004-5 का भी डाटा दिया हुआ था। यानी एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डाटा जिन्होंने मान के क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा उनका आंसर सही है। और जिन्होंने वर्तमान, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा एक ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, और जिन्होंने ये समझ के सॉल्व भी किया होगा कि वर्तमान में तो स्थितियाँ कुछ अलग हो चुकी हैं, तो उनका वो बिल्कुल आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है। हम कई टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, वो बोलते हैं कि हमें सबकी एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी नहीं होती है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं एक एक वर्ड समझा रही थी आपको, जो आपको जो इसकी टर्मोलॉजी है वो बता रही थी। यानी कि शब्दकोश आपका जो लास्ट में हम जो पहले ही चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, उनकी मीनिंग लिखते हैं, वो कितने इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अब यहाँ पे जियोग्राफी का एक क्वेश्चन था, बताक्षी करके था। ठीक है, यानी कि ये बताक्षी का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा, मतलब ऐसे हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले अभी यदि मैं बताऊं आपको, तो जो पेपर दे के आए हैं, ठीक है, कुछ मेरे फ्रेंड्स से मैंने उनसे बात की, उन्होंने मतलब जिनसे बना तो ठीक है, लेकिन कुछ अनसेटिस्फाइड है। वो और अनसेटिस्फाइड क्यों है कि वो बोल रहे कि मैं एनसीईआरटी का रिवाइज नहीं कर पाया। यानी कि काश मैं एनसीईआरटी ही एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेता तो मेरे ये जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो इजीली हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, यानी कि अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है। अब पूछा गया था, एक क्वेश्चन था उसमें, हालांकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, बट वो गेस आंसर है तो उनको बिल्कुल आप राइट मत मानिएगा कि बिल्कुल सही ही है। बस एक गेस लगाया गया है, जैसे ही आंसर की आएगी तो उसके राइट आंसर के साथ आपको पूरा एनालिसिस के साथ उसका राइट आंसर मिलेगा, तभी वो आप उसे ही सही मानिएगा। बस यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन हमारे कैसे आए हुए हैं। ठीक है, पॉलिटी का ही एक क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें क्या पूछा गया था, जो मैं हमेशा आपको बोलती रहती हूँ, आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 25 to 28। तो अब इसमें देखिए कितना ये इम्पॉर्टेंट था। जिन्होंने इसका रट्टा मारा होगा वो तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन इसमें भी कई लोग गलती कर गए हैं। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आया। अब सीधे पूछा गया था अनटचबिलिटी का। अब अनटचबिलिटी का डायरेक्ट आर्टिकल 17 ना देके आपको पता ऑप्शन में क्या दिया था, यदि आपने ही क्वेश्चन देखे देखिएगा। यहाँ पे आईएएस पॉइंट के हर एक प्लेटफॉर्म में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में, हर जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और कहीं से भी आपके रिलेटिव भी होंगे तो वहाँ से भी आपका पेपर मिल जाएगा। वहाँ पे आप देखिएगा जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन बहुत छोटा था। ठीक है, एकदम से मतलब बच्चों वाला खेल था, लेकिन बहुत से लोग इसमें गलती करके आए हैं, ये क्वेश्चन में गलती करके आए। अब उसमें क्या पूछा गया था, जो अनटचबिलिटी है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन था। अब यहाँ पे दे दिया था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब भाई जिसने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत दिया हुआ है या अनटचबिलिटी दिया हुआ है,
और आर्टिकल 14 to 18 सबसे पहले बात की जाती है समानता के अधिकार में, राइट। 17 आर्टिकल में आता है अनटचेबिलिटी। अब जब 17 आर्टिकल में हमारा अनटचेबिलिटी आता है, 14 to 18 बात की जा रही समानता के अधिकार के बारे में, तो यहाँ पे इक्वलिटी जो राइट है, ठीक है, अब इसमें ही ये आएगा, तो सीधे तौर पे लगाना चाहिए था कि समानता का अधिकार, लेकिन कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत कराए और कुछ समझ ही नहीं पाए ये क्वेश्चन क्या रहा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो ऐसे यूपीएससी हलवा नहीं है, ऐसे ही घुमाता है। और जिन्होंने, यदि अभी आप लोगों को जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि ये एनसीईआरटी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग बताते हैं, और मैं पॉलिटी की ही बात कर रही थी, जिसको आज तक हम लोग नथिंग समझते थे कि पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था, आप उठा के पेपर देखिएगा। हालांकि अब पूरे पेपर में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बस आपको बताना चाह रही हूँ कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये एनसीईआरटी पढ़ना। हर एक सब्जेक्ट की, पॉलिटी बस की नहीं, हर एक सब्जेक्ट की, और 6 to 12 अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं तो वो मुझे नहीं लगता किसी ट्रेडिशनल बुक में आपको मिल जाएंगे कहीं पे। ऐसे क्वेश्चन थे कि जिन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, और वो भी ठंडे दिमाग का, ठीक है, हड़बड़ाहट में नहीं, उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। पेपर बहुत आसान था। जिन्होंने इस तरीके से किया होगा कि चलो ठंडे दिमाग से हम अपना अच्छे तरीके से सोच समझ के आंसर करते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना था हमको। जैसे मैंने अभी ये समानता के अधिकार के बारे में ही बात की, तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना था, ठीक है। और जो भी ये कर लिए वही महारत हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। कुछ तो एग्ज़ाम हॉल में जाते ही परेशान हो गए, और कुछ ने जो भी देखे होंगे, अच्छे तरीके से समझे होंगे, उनका तो आसानी से सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो यदि आप में से अभी आप लोग ये क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखें, और उसके बाद ही समझ में आएगा कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। और ये जितना हम पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मैं विनती कर रही हूँ आपसे, इसको नथिंग मत समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यदि एक बार आपने इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लिया ना, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाना चाहूँगी। यहाँ पे 16 के समथिंग क्वेश्चन था, 60 के आसपास का था, ठीक है, आगे पीछे का देख लीजिएगा। तो उस क्वेश्चन नंबर में क्या था कि पूछा गया था, यानी कि कोई भी मंत्री जो है, आप क्वेश्चन को समझिएगा, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद है, बस थोड़ा सा आपको समझाना चाह रही हूँ। हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये पढ़ें, ठीक है, अच्छे तरीके से समझे कि किसी भी मंत्री को क्या किया जा सकता है। यदि वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो आपको पता होना चाहिए कि मंत्री विधायकों में से बनता है, ठीक है। यानी हम क्या पढ़े थे कि कई सारे विधायक होते हैं, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, काफ़ी लंबा था वो, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि सारी शर्तें बिल्कुल सही थी, कि यानी कि कोई भी विधायक यदि होता है या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी विधायक या सांसद को हम बना सकते हैं। और उसके बाद ये होता है कि आप 6 महीने के बाद आप वहाँ की किसी भी सदस्य, मतलब किसी भी सदन से आप क्या कर लो, मान्यता प्राप्त कर लो, यानी चाहे लोकसभा के सदस्य बनो या राज्यसभा के, तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी होती है, लेकिन उनको लेनी होती है। और हम क्या पढ़े थे कि विधायकों या सांसदों से मिलके भी उनमें से, उनके बीच से एक मंत्री बनाया जाता, और जिसने इस वर्ड को पकड़ लिया उसका आंसर सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और जिसने बस ये नीचे का देखे कि 6 महीने बाद ऐसा होता, पूरा एग्जैक्ट सही लिखा था, बस वहाँ पे जो मंत्री था ना, वही सारा गोलमेल करके रखा था। आप पूरा क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, अभी हम 6, 7 और 8 की ही एनसीईआरटी पढ़े हैं, उतने में से ही आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ओपन माइंड से क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा, उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और सॉल्व करने की, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी उपयोगिता है हमारे एनसीईआरटी की। जो सब चिल्लाते हैं एनसीईआरटी, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए मेरे एक चैप्टर का वीडियो बनता कम से कम नहीं 8-10 पार्ट में, वो भी 30-30, 40-40 मिनट का। तो बस मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को मिल चुका है कैसा आता है, तो बस इतना ही टारगेट है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, कैसे भी हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए।
ठीक है। यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर वो घुमा फिरा के, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यूपीएससी डायरेक्ट बच्चों वाला क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि भाई अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में है और हम बड़े मज़े से लगा दिए आर्टिकल 17। ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है। ये स्टेट वाले पूछते हैं तो वो कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछेगा, जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। और एनी टाइम प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। यदि आप किताबी ज्ञान में घुस गए ना तो फिर वहाँ पे यूपीएससी नहीं होने वाला। ये भी आप समझ लीजिए कि हम किताबी ज्ञान में गए तो समझ लीजिए कि हम बस एक इतिहासकार बन के रह जाएंगे, लेकिन हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा हमको आसपास के नज़र दौड़ाते रहना चाहिए। जो मैं बताती हूँ हमेशा उस पर थोड़ा आप लोग गौर करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। खैर लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब इसमें यदि हम बात करें थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या दलित, ठीक है। कई जगह हास्यकरण में हम पढ़े हैं कि दलित भी आते हैं। सो दलित का मतलब क्या होता है? दलित शब्द का मतलब होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली उठा के भी पूछ सकता है यूपीएससी। भैया ये क्या बोलते हैं, मतलब आप एक यूपीएससी का फुल फॉर्म हम बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको आप मत करिए। यूपीएससी स्टेट पीसीएस यानी कि पीएससी पागल सर्विस कमीशन, और ये और भी पागल सर्विस कमीशन है, ठीक है। यानी स्टेट पीसीएस वाले तो थोड़ा कम पूछते हैं, लेकिन यूपीएससी पूरा पागलपंती कर जाता है। इंसान का जो माइंड होता है वो हैंग कर जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जब आप क्वेश्चन देखे होंगे यदि तो आपको पता ही होगा। तो खैर ये मैं बोलती हूँ, हालांकि इसका फुल फॉर्म आपको पता ही है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बट यहाँ पे और भी पागल सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी कि इससे आपको बहुत बड़ा मीनिंग मिल रहा होगा कि क्या होता है इसका मतलब। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जो हम उम्मीद नहीं लगाते वो भी पूछ सकता है। अब करंट के क्वेश्चन एक भी नहीं है, हम कहते हैं करंट के क्वेश्चन एक भी नहीं है, लेकिन हम गलत हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो करंट से आए हुए हैं। यानी कि हम बात करें तो जैसे एक एलिफेंट का था, हाथी का, इसमें अभी जो एलिफेंट को बम खिलाया गया था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के, कि क्योंकि हम सब पढ़ चुके थे, यूपीएससी कमीशन वाले को भी पता था कि इन बच्चों ने सब कुछ करंट अफेयर जो है ना, हम करंट अफेयर उसको रट्टा मार लिए होंगे, जो सामने आया उसको हम पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने वाली आ रही है कि हमको जो करंट में चल रहा है, जो भी करंट में चल रहा है, ठीक है, उसके लेफ़्ट और राइट दोनों एंगल को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। मीन्स हाथी के बारे में आया है, सो हाथी के बारे में हमको डिटेल, यानी पूरा वही हाथी का डिटेल ही पूछ लिया था कि उसकी प्रजनन क्षमता कब तक होती है। ओनली मतलब मादा हाथी ही उसका क्या करती है, जो भी ग्रुप का संरक्षण होता करती है। 4 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए थे। तो अब यहाँ पे जिन्होंने भी थोड़ा सा पढ़ लिया होगा इधर उधर, यानी कि सीधे तौर पे कहने का मेरा मतलब क्या है, अब ये करंट इशूज़ है, ठीक है, समझिएगा आप थोड़ा क्वेश्चन को। और जो चक्रवात आया था, डेट मीन साइक्लोन आया था, तो उड़ीसा में भी आया, हमारे गुजरात में भी आया। डायरेक्ट चक्रवात का नाम, क्योंकि यूपीएससी इतना मूर्ख नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उसने साइक्लोन का नाम नहीं पूछा कि अम्फान कहाँ आया, और जो भी एक और था उसका क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये दोनों चक्रवात जो थे वो कहाँ आते हैं, उसने ये नहीं पूछा, उसने कुछ दूसरा ही पूछ लिया, ठीक है, कि चक्रवात के वही जो बताक्षी बता रही थी, बताक्षी करके ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था और ये बी नंबर उसका राइट था। यानी कि उसमें चक्रवात के बारे में पूछ लिया हमसे, एग्जैक्टली जो वहाँ पे घटना हुई थी वो नहीं पूछा। वो करंट का टॉपिक था क्योंकि साइक्लोन आया हुआ था, ऐसा नहीं था कि आया नहीं था। सियाचिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी मुद्दा चल रहा है, आपको पता भारत पाकिस्तान का अच्छा खासा मुद्दा चल रहा है। यहाँ पे अब सियाचिन के बारे में हमसे पूछ लिया, नहीं पूछा भारत पाकिस्तान का युद्ध किस कारण से हो रहा, क्या क्या हम सब रट के बैठे हैं। लेकिन उसने हमको मतलब पूरा दिमाग घुमा दिया, सीधे पूछ रहा कि सियाचिन भाई कहाँ पे है, नुब्रा हिल्स करके था, ठीक है, तो उसके उत्तरी में है, दक्षिणी में है, कहाँ पे है, किसी ने गिलगित लगाया, किसी ने लेह लगाया। यानी कि एग्जैक्टली हमको अब पता होना चाहिए, आपको ये समझ में अब आना चाहिए कि जो करंट इशू आते हैं, तो जो आते हैं, ठीक है, उन पे हमको नज़र रखनी चाहिए। हमको उनको ये नहीं कर सकते नज़रअंदाज कर दें कि नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन
जिसके बारे में आ रहा है, थोड़ा हमको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा नहीं, बहुत हमको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा, और थोड़ा ये जो बुक का चक्कर है, थोड़ा इसको कम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले हमारी ये जो NCERT है ना, इसको घोल के पी जाए। हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इतना रिवाइज कर ले कि कहीं से भी आए हमसे बने ना, बिल्कुल रट्टा मार लो आप। यदि मेरी बात थोड़ा सा भी आप लोग फॉलो करते हो तो मैं यही कहूँगी कि रट्टा मार लो आप एक एक कॉन्सेप्ट का। एग्जैक्टली आप पेपर उठा के देखना कितने कॉन्सेप्ट मतलब पूरे के पूरे NCERT से पूछे गए हैं, हर एक चैप्टर उससे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें। तो इसमें अब कोई भी हमको संशोधन करने लायक नहीं है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, और घबराने लायक नहीं है। बस सबसे पहले इसको कंप्लीट करें, और जो हॉट इशू है उनके आएँ बाएँ दाएँ का भी देख लें हम लोग, ठीक है। वही जो आ रहा है उसके बारे में ही नहीं, उसके यानी कि हाथी के बारे में आया तो हाथी आया, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ें पहले, तभी हमको समझ में आएगा कि क्या कैसे है। कोई भी अमेंडमेंट आता है उसके बारे में हम उसके इतिहास को जानें, उसके मध्य को जाने, उसके वर्तमान को जाने, तभी हमारा भला हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और ये लेक्चर हालांकि थोड़ा मैं ज़्यादा दे रही हूँ आज, लेकिन ये देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा आपके जो दिमाग थोड़ा सा भी अभी, हालांकि मैं बंद होने नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बंद हो जाता होगा, तो उसको खोल लेना है, ठीक है, और तभी हम सक्सेस पा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो दलित शब्द का मतलब क्या होता है? दबा कुचला। ये 6th क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो यदि तो। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना था, ठीक है। तो दलित समूह वाले ही क्या किए थे कि अपने साथ हो रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ सकता है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुछ 2-3 स्टेटमेंट देंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये भी डाल दिया जाएगा, तो इसको हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे एक कविता दी हुई है, तो ये जो कविता दी हुई है इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें यदि बात करती हूँ हाशियाई तबकों के लिए कानून, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई कि जैसा कि आपने पहले पढ़ा, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, यानी कि जो हाशिए पे हैं उनके लिए जो कानून है, तो हमने पहले भी पढ़ा कि सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए क्या करती है? कानून बनाती है, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई हम पे एहसान नहीं करती है, ठीक है। हम उसको यहाँ से इसीलिए चुन के भेजते हैं कि वो हमारे लिए क्या करे? वर्क करे, हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएँ, अच्छी सुविधाएं लाएँ, ताकि हम मतलब हमारा जो जीवन है वो थोड़ा आसान हो सके। तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी है, और सरकार क्या करती है? प्रत्येक नागरिकों के लिए वो सुरक्षा का या रक्षा का कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती है, ठीक है। तो हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। यानी कि सरकार क्या करती है? योजनाएं बनाती है, बहुत सारी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण के नतीजों पर आधारित होती है। अब ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है, तो आपको क्या लगता है कि बस डायरेक्ट आज उन्होंने सोचा कल योजना बना दिया? बिल्कुल भी नहीं। इसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सरकार केवल इसी तरह कार्यवाही नहीं करती हमारे देश में, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसको। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। ये शब्द हम लोगों के लिए, ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कि ठीक है, गवर्नमेंट जो योजना बनाती है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये नीतियाँ बनती हैं या योजनाएं बनती हैं तो किसी समिति की सिफारिश के द्वारा या सर्वेक्षण आदि नतीजों के द्वारा बनती है, और ये क्वेश्चन बन सकता है,
ठीक है, इसको हमको याद रखना है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं वो किस आधार पे बनती हैं या कैसे बनती हैं, कुछ भी करके क्वेश्चन आ सकता है। और वहाँ पे कई सारे स्टेटमेंटों में से एक ये भी स्टेटमेंट डाला जा सकता है, इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यानी क्लास 8 की NCERT पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल भी आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि हम जो चैप्टर पढ़े हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या है कि सिफारिशों की, आपको पता है कि राज्य का भी जब गठन हुआ था वो भी कई सारी उसमें समितियां बैठाई गई थी। सर्वेक्षण होता है कि सर्वेक्षण होता कैसे कि यानी कि हमको बनाना है किसी के खिलाफ, मतलब महिलाओं के लिए बनाना कोई कानून, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा ना कि इसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस की बात है और यहाँ पे हम बिल्कुल लॉजिक लगा सकते हैं। बस वही जो मैंने बोला ना कि थोड़ा कूल माइंड होना चाहिए एग्जाम हॉल में हमारा, और यहाँ पे हम कॉमन सेंस अपना लगा सकते हैं और जो यही लगा लेता है वही सक्सेस पा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई जो भी नीतियाँ बने, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे कृषि किसानों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो संसद भवन में बैठ के नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उनको पता तो होना चाहिए कि हम इनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम्स क्या है इनमें। महिलाओं के लिए है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ रही है, सो क्या क्या उसमें सुधार करना चाहिए, तो उसका सर्वेक्षण करना तो ज़रूरी है। गरीबों के लिए बना रहे हैं, किसानों के लिए बना रहे हैं, तो ये तो जानना ज़रूरी है ना। पहले उसका सर्वेक्षण किया जाएगा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में क्या क्या कमियां हैं, उसमें क्या क्या सुधार करने लायक है। अदरवाइज संसद भवन में बैठ के वहाँ पे बना देंगे, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। उनको क्या समझ में आएगा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो अपने घर में रईसों जैसे रह रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आके कानून बना दिए, वो कानून नहीं बनाते हैं, ठीक है। बहुत से इसमें यदि हम बात करें स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं और उन्हीं के मत के द्वारा ही कोई भी कानून पास किया जाता है। और इसीलिए हमेशा आपने सुना होगा कि हर एक टीचर यही बोलते हैं कि आप लोग क्या करें, यहाँ पे हम गवर्नमेंट की कभी भी बुराई नहीं कर सकते, एक सुझाव दे सकते हैं। मैंने भी आपको कई बार बताया है कि हम जब भी बनाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो ये लागू करती है, ठीक है, अभी आपको पता कई सारे एक्ट लागू किए गए हैं, वहाँ पे वो उसका प्लस माइनस पॉइंट देख के ही लागू करती है। इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने, यदि क्वेश्चन वो तो पूछेगा ही भाई हमारी जानने के लिए स्थिति की क्या है। अब ठहरे भैया हम कांग्रेसी और पूछ लिया बीजेपी वालों ने, मतलब कि जो भी भाजपा सरकार के द्वारा ऐसे किसानों के लिए APMC एक्ट लाया गया है या और भी कुछ एक्ट लाए गए हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना सही कितना गलत है, चर्चा कीजिए या विश्लेषण कीजिए। अब हम तो ठहरे भैया कांग्रेसी और उसमें लगा दिए बढ़िया लगे लिखने कि मतलब जो भी भाजपा सरकार ने किया बहुत ही गलत किया है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको तो वो ऐसे ऐसे करके इतने 0 नंबर देगा ना कि हम गिनती भी नहीं गिन सकते हैं। वो हमसे मतलब ये पूछ रहा है कि हमारा सेंस कितना काम करता है, यानी कि हम उसमें सुझाव दे सकते हैं, कह सकते हैं हाँ कुछ कमियाँ हैं। यदि हमको ऐसा कुछ लग रहा है तो कुछ कमियां जिन पे ये सुधार किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली हम कह दें कि नहीं नहीं जो इसने कानून बनाया वो बिल्कुल गलत है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब जिसकी सरकार हो उसकी जितनी बड़ाई हो सके उतना हमको आंसर में भी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब वो आगे पीछे दाएं बाएं वो उन्हीं के रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लॉजिक होते हैं वो भी हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं अपनी नोट्स में जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं। और प्लीज़ 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 मैं बार बार कहूँगी कि जो ये हम पढ़ रहे हैं इसको यदि थोड़ा सा मतलब एक हलवा बना के ना लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यदि ले रहे हैं तो फिर वो आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कि सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। यानी कि क्या करती है सरकार, इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहित करती है ताकि क्या हो कि खास तबकों को सही अवसर पर उपलब्ध कराया जा सके। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे NCERT पे तो ठीक है कि लिखा गया प्रोत्साहन देती है वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं, हम एक किसान परिवार से भी हैं, तो बहुत सी योजनाएं ऐसी जो आपको ही नहीं पता होंगी, ठीक है। हालांकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है, तो वहाँ पे पता हो सकती है, लेकिन हर एक किसान पढ़े लिखे नहीं होते,
यदि वो पढ़े लिखे ही होते तो किसानी करने नहीं जाते, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, उनको बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा तो बना दी गई, योजनाएं महिलाओं के लिए बना दी गई। अब यहाँ पे बहुत सी, क्या मतलब कि हम बात करें बहुत कम महिलाओं को, हमारे जैसे आपके जो शिक्षित लोग होंगे उनको छोड़ के ये नहीं पता है कि उनको जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है या घरेलू हिंसा होती है, उनके साथ जो ये अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है, आप अपने घर में ही पूछ लीजिएगा, गवर्नमेंट कानून बनाई है, बिल्कुल ये भी सही गवर्नमेंट कानून। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा भी बन सकता है कि जो भी सरकार कानून बना रही है, क्या उससे लोगों तक सही फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं। वहाँ पे हम अपने सुझाव में डाल सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं तो उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए हमें एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ठीक है। कि यदि महिलाओं के लिए है तो हम जब एक जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि कोई भी महिला संसद भवन नहीं जाएगी पता करने कि आज कौन सा कानून पारित हुआ, या कोई टीवी नहीं देख सकती बैठ के, बिल्कुल ये सत्य बात है। गांव की महिलाएं जो भी हैं, सिटी की भी हों, तो इतना किसी के पास और इतना जागरूक भी नहीं होती हैं, ठीक है। इतना काम रहता है उनके पास कि ना तो ये कर सकती हैं। हाँ, ये है कि कुछ जो सर्विस वुमेन है या कि कहीं पे वर्क कर रही हैं, कुछ भी है, थोड़ा जागरूक है, वो देख सकती हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा, यानी कि 10 से 5% ऐसा हम कह सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बना रही है, लेकिन उसको लागू भी करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, कैसे वहाँ तक जनता तक पहुँचे, जन जन तक, क्योंकि जनता के लिए सरकार अपने लिए नहीं बना रही है। बहुत सी योजनाएं हैं जो कि हम तक नहीं पहुँच पाती, हम जान ही नहीं पाते, ठीक है। पारित हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अभी आप में से ही कई लोग नहीं जान रहे होंगे कि क्या क्या योजनाएं कितनी कितनी बनाई गई हैं, क्या क्या है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है, ताकि व्यवस्था में निहित असमानताओं को ख़त्म करने के लिए, यानी कि यहाँ पे बात की गई है कि ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह एक महत्वपूर्ण कानून नीति है, ठीक है। नीति का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं, और जिसको भी नहीं पता हो मैं हमेशा आपको लिखवाती हूँ, तो आप थोड़ा सपने से मेहनत करिए और उसको खोल के देखिए कि नीति का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आरक्षण का मुद्दा आता है, अब ये देखिए हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं और कितना अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के द्वारा हमारी जो क्लियरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। क्या बात की गई है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि सामाजिक न्याय को जो प्रोत्साहन दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों की सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये आप देख सकते हैं। आप में से यदि कोई इस कैटेगरी के हैं तो आप इनका लाभ भी ले रहे होंगे। कहीं भी जो भी स्कूल कॉलेज, आपको पता होगा कि हर एक आपको सुविधा वहाँ पे मिलती है, चाहे स्कूल में हो आप, चाहे कॉलेज में हो, ठीक है। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी, दोनों के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा छात्रावास चलाए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से चलाए जा रहे हैं। वहाँ पे लोग दाखिला भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ताकि क्या हो कि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन है और उनके अपने इलाके में उपलब्ध नहीं हो, ठीक है। कुछ ज़रूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है, ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सके, ठोस कदम उठाए जा सके, ठीक है। कुछ वो कानूनी पैतरे भी अपनाती है ताकि जो ये असमानता है तो उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद क्या होता है, आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून या नीति है। ये महत्वपूर्ण होने के साथ बेहद विवादास्पद भी है, बिल्कुल राइट। आपको पता होगा कि यहाँ पे IAS पॉइंट में भी एक बार आरक्षण का वीडियो आया था और सब ने, किसी ने वीडियो पूरा देखा नहीं था,
बिल्कुल मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिन्होंने ऐसे घटिया कमेंट किए थे, आप में से भी यदि कोई लोग हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिन्होंने भी ये कमेंट किए थे उन्होंने वीडियो देखा नहीं था। थंबनेल देख के ही, जो उसका स्टार्टिंग का ही जो यूट्यूब पे पहले ही दिखाता है, उसको ही देख के वो लोग क्या कर दिए, शुरू हो गए अपनी। आरक्षण वर्ड आया नहीं कि वहाँ पे शुरू हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये एक बहुत विवादास्पद है और आज भी ये बना हुआ है। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं, आपके इंटरव्यू से लेके मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको हर तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसमें क्या है कि विवादास्पद है, शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहां लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ठीक है। यानी कि आरक्षण किस लिए लाया गया था? जब आप एम लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे उसमें ये प्रावधान था कि 50% आरक्षण होगा, चाहे वो किसी भी तबके के लिए हो। और उसमें से भी आपको पता है कि एससी वालों के लिए अलग था, एसटी वालों के लिए अलग था, ओबीसी वालों के लिए अलग था, ऊपर से क्रीमी लेयर वर्ग रख दिया गया था, और जनरल वालों के लिए हालांकि पहले कोई आरक्षण का नहीं था, ठीक है। एक बार इंटरव्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे माफ़ कीजिएगा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसके लिए आप लोग बताइएगा प्लीज़ कि ये जो मैं मतलब थोड़ा वीडियो शॉर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि यार समझाने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। क्या छोड़ूं क्या ना छोड़ूं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि टीम के द्वारा हमसे बात की गई थी कि आपका मैम वीडियो काफ़ी लंबा होता है तो थोड़ा कम कीजिए। तो इसमें से आप लोगों की थोड़ा मैं राय जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं, ठीक है। तो हालांकि मैं अभी यहाँ पे यदि बात करूँ आरक्षण के बारे में, इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या था? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था एक सामान्य वर्ग, ठीक है, आप एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आरक्षण की आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, उस स्थिति में आपके हिसाब से आरक्षण कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है, अपनी राय प्रस्तुत करना था। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम जब एक सामान्य वर्ग के हैं तो जब हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, बिल्कुल अंदर से आक्रोश तो आएगा ही। तो अब ऐसा तो नहीं कि हम वहाँ पे एक डीएम बनने जा रहे हैं तो बढ़िया गवर्नमेंट को गालियाँ देना शुरू कर दें कि सरकार घटिया है, ऐसा काम करती, जनरल वालों के तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसा नहीं, इसका बहुत ही अच्छा आंसर भी दिया जाता है कि हाँ आरक्षण बिल्कुल, यानी कि यदि हम बात करें तो आरक्षण सही है, जिनके लिए आरक्षण बनाया गया है तो सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है, यदि हम उन तबकों के रख के बात करें, ठीक है, जैसे दलित वर्ग हो गया जो दबे हैं या एससी एसटी ओबीसी के लिए है, तो उनके लिए आरक्षण बिल्कुल सही है। लेकिन जहां हम एक अपने जाति धर्म की या वर्ग की बात करें तो वहां पे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर जनरल कैटेगरी का व्यक्ति, थोड़ा आप इस वर्ड में ध्यान दीजिएगा कि हर सामान्य वर्ग में आने वाला व्यक्ति इकोनॉमिकली मजबूत हो, ठीक है, स्ट्रांग हो। और बिल्कुल राइट है कि यदि हम जनरल कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो। हम में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्टल की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट में फ्री जो बुक्स वगैरह मिल रही हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, तो यदि हम उस हिसाब से देखें तो गलत है। लेकिन उनके जिनके लिए मतलब ये ज़रूरत थी वो बहुत सही, आरक्षण का ये जो फैसला लिया गया था उन तबकों के लिए बहुत ही बेस्ट था, क्योंकि रियल में उनको ज़रूरत थी उस बात की कि उनको सब कुछ मिलना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में अब बात करते हैं यदि हम, तो थोड़ा सा मुद्दा हमको सब तरह से का रखना चाहिए। तो यदि हम वर्तमान समय की अभी बात करें तो हालांकि हर एक कैटेगरी में ज़्यादा नहीं बट बहुत कुछ सुधार आ गया है, इसलिए थोड़ा बहुत अब आरक्षण का जो ये प्रावधान है इसमें या तो पूर्ण रूप से ख़त्म कर देना चाहिए या कि थोड़ा बहुत अब इसमें बदलाव करना चाहिए। दैट मीन्स कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए भी, यानी जिनकी इकोनॉमिकली कंडीशन बेहतर नहीं है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हो सकता है, हम में से भी आप में से भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन सब की ज़रूरत पड़ती होगी, हम वो सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ उनके बारे में भी सोचना चाहिए।
तो ये कुछ ऐसा करके हम यदि अपने दिमाग को बढ़ाते हैं तो बेटर रहता है, और एग्जामिनर को भी लगता है कि चलिए इसने जो भी आंसर दिया पूर्ण रूप से ना तो गलत कहा ना तो सही कहा, कि मतलब पूरा ही गलत है या सही है। क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली हम अपने यदि जाति वर्ग में रख के देखेंगे अपने एटीट्यूड में तो बिल्कुल गलत ही मानेंगे कि जनरल वालों को नहीं मिल रहा। लेकिन यदि हम वहाँ पे मानते हैं कि जिनके लिए रखा गया ये उनके लिए तो बिल्कुल राइट था, उनको ज़रूरत थी उसकी, नीड थी उसकी, ठीक है, और रखा गया उनके लिए और उनको बेनिफिट भी हुआ। तो ये सारी बातें होती है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है कि आरक्षण की नीति किसी तरह काम करती है, ठीक है। जो आरक्षण की नीति है यहाँ पे किस तरह काम करती है, अब इस पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखें सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, ठीक है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ विवादास्पद है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ ये है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर के सभी, यानी हम बात करें तो जितने भी स्टेट है हमारे, ठीक है, तो सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों या दलित, अब दलित वर्ग के लिए ये हम आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में बता चुके हैं। दलित वर्ग के लिए जो हमारा एक गवर्नमेंट के द्वारा वर्ड दिया गया है कि दलित कहना, हम कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी बुरा लगता है, तो उनके लिए एक कुछ अच्छा वर्ड ढूंढा गया है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाता है, अनुसूचित जातियों। तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, किसके, राज्य सरकारों के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, अनुसूचित जातियों या दलितों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। इसको आप लोग यदि मतलब चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा स्टेटमेंट, कि आरक्षण हमारा कैसे काम कर सकता है, ये आपके बहुत काम आ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बात की गई है कि यानी इन जातियों के लिए दिया जाता है और बिल्कुल आप लोग भी उसका प्रॉफिट पा रहे हैं। अब थोड़ा यहाँ पे हमको स्टेट पे और सेंटर पे ध्यान देना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं स्टेट के लिए, कौन से सेंटर के लिए, ठीक है, यानी कि केंद्र के लिए हैं। तो केंद्र के लिए क्या बात की जा रही है यहाँ पे, विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला लेने के लिए या उम्मीदवार और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई, बिल्कुल हम जब जाते हैं, यदि आप में से कोई उस कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है, आपको पता होगा। तो इसमें से जो जाति प्रमाण पत्र होता है, आप इसके आते, उसी के तहत आपको जाना जाता है कि आप किस कैटेगरी के हैं, और उसी के तहत आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और भी जो अन्य सुविधाएं होती हैं वो सारी मिलती हैं, ठीक है, जब आप अपना जाति प्रमाण पत्र शामिल करते हो। और जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी बखूबी पता होगा कि जाति प्रमाण पत्र कहीं पर भी उनका नहीं लगाया जाता है। उसकी पीछे की जो वजह है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज, यानी कि कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए यानी एडमिशन लेने के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब ये है कि इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासियों उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते हैं। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। दैट मीन्स आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो तभी आपको क्या होगा कि वहाँ पे एडमिशन मिलेगा, और ये खासकर किस में है, मेडिकल कॉलेजों में है, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है कि मेडिकल कॉलेज जैसे कि पेशेवर संस्थान जो भी है
और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप 9th क्लास की बुक पढ़ोगे उसमें आरक्षण का जो विस्तार दिया हुआ है उसके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे क्या कैसे है, क्योंकि मैंने जो बताया ना आपको कि हम इनसे पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको पता होगा कि बहुत सी बातें जो उसमें थोड़ा सा समझे थे यहाँ ब्रॉड भी समझ रहे हैं, विस्तार से समझ रहे हैं, दैट मीन्स। और आगे भी जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसको भी हम विस्तार से आगे की कक्षाओं में समझेंगे। इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना, हताश बिल्कुल नहीं होना है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि जो मैं पूछी हूँ उसको आपको थोड़ा सा बताना है कि वीडियो थोड़ा कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए, क्योंकि मेरे पे प्रेशर आ रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा टाइम तक मतलब वीडियो खींच देते हो। तो बस अब जब समझाना है तो टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, इसलिए यदि आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं इसी तरह चलूँगी, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि हालूस करके मतलब मैं किताब पढ़ के निकल जाऊँ और आपका टाइम बर्बाद हो, मेरी एनर्जी वेस्ट हो, उसका कोई आउटपुट भी ना निकले। ठीक है, आप में से यदि 2 बच्चे भी अच्छे तरीके से कंसंट्रेट माइंड से देख रहे हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक क्या मतलब एक उपलब्धि होगी कि चलिए 2 लोगों का तो कम से कम कंप्लीट हो रहा है। और 2 लोगों से याद आया मुझे कि आप लोग वीडियो को जो है, हालांकि मैं कभी बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये भी यूट्यूब की पॉलिसी है, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा वीडियो को लाइक किया करिए, और यदि पसंद आए तो, अदरवाइज नहीं आते तो डिसलाइक किया करिए, लेकिन कुछ किया करिए। ठीक है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके नियरेस्ट हों उनके पास शेयर किया करिए। ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करिए। हालांकि ये मेरा बोलने का कोई मकसद नहीं, मुझे बोला गया बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये आप लोगों को बोलना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ पॉलिसीज होती हैं उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। सो थोड़ा यदि आप लोग भी साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, कि इसके लिए आपको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए या कमेंट करने के लिए कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सो कंजूसी ना करें। जो भी ये होता है इसका, तो हम लोगों को अच्छा होगा कि आप लोग अपने से कर देंगे, डेली बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसी होती है। और एक बात और कि जैसे अभी पॉलिटी के 18 क्वेश्चन आए हैं, तो बिल्कुल आप पॉलिटी के पीछे ही मत पड़ जाइएगा कि नहीं अगली बार भी पॉलिटी से ही आएंगे। हमको सब पे बराबर कमांड बना के चलनी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए अब ऐसा नहीं बस पॉलिटी पढ़ते चले जाए, हम कितना ज़्यादा क्वेश्चन है तो इसी से पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब पे हम बराबर चलेंगे, और जो सी सेट होता है उस पर भी हमारी कमांड यदि बनी रहती है अभी से, तभी है। और यदि हम में से जो ऐसा कुछ समझ रहे होंगे कि अरे सी सेट तो हलवा है, निकल जाएगा, तो फिर वो भी रोक सकता है हमको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।